हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करके ज़रूर जाया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दिया करें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे भी। तो शुरुआत करते हैं आज के थ्योरम की। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ग्रेजुएशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होती है एग्जाम्स के अंदर। बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, सिंपल से तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ से देखिए, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कई इसको कोची भी बोल देते हैं, कई कोसी भी बोल देते हैं। ये जस्ट एक प्रोनाउंसिएशन, आप जो मर्जी बोलिए, उससे जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो चेंज नहीं होगी। तो मैं कोची बोल देता हूँ इसको, कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस टाइप से है। इफ ए सीक्वेंस ए एन, अगर कोई सीक्वेंस ए एन है, कन्वर्ज टू ए, अगर वो ए की तरफ कन्वर्ज होती है, एंड बी एन कोई अनदर वैल्यू है, nth टर्म है किसी सीक्वेंस की, a1 प्लस a2 प्लस सोन an अपॉन n है, देन दिस सीक्वेंस, ये जो बी एन सीक्वेंस बनेगी जिसकी nth टर्म हमें ये गिवन है, ये भी कन्वर्ज होगी a की तरफ। ये हमें प्रूव करना है। तो शुरुआत करते हैं इसकी प्रूफ की भी। तो इसके प्रूफ में देखिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बड़े सिंपल से तरीके से हम समझेंगे, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें एक दूसरी सीक्वेंस चाहिए, कोई अलग हम सीक्वेंस मान लेंगे जो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो इस सीक्वेंस ए एन पे। तो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं लेट जो सी एन है बी अनदर सीक्वेंस विच इज डिपेंडेंट, ठीक है ना, जो डिपेंडेंट है ऑन दिस सीक्वेंस ए एन, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिपेंडेंट है कि जो सी एन की वैल्यू है, इसकी nth टर्म है, वो हमने ली है ए एन माइनस ए, ठीक है ना। ए वो लिमिट है जहाँ ये जो ए एन है कन्वर्ज कर रही है और ए एन इसकी क्या है, टर्म। तो सी एन हमने कुछ इस तरीके से ले लिया है, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। तो अगर हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सी एन किसके इक्वल होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन माइनस ए। देखो इसमें तो n है ही नहीं, यहाँ n है, यानी कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे जैसे n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, जो ए एन है ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है भी, a को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि a हो जाएगी ए एन की, और माइनस में ये a है ही, यानी कि ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो सी एन की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0। अब सी एन कन्वर्ज कर रही है 0 को, तो सो सी एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है ना। सी एन क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है भी, ये आप लिख सकते हो, क्लियर। उसके बाद अब अगर सी एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कुछ रिजल्ट मैं लिख लेता हूं। जैसे बी एन की वैल्यू थी हमारी बी एन, यानी कि हमें तो सी एन को प्रूव नहीं करना, हमें बी एन को प्रूव करना है कि बी एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी ए को। तो जो बी एन की वैल्यू है वो कुछ इस टाइप से है, a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन ए एन और अपॉन n है भी, क्लियर। बड़ा सिंपल सा है, ये हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इस बी एन में वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू लेट सपोज हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, क्लियर, और सी एन कन्वर्ज कर रही है 0 को, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप यहाँ से a1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। हर एक n के लिए है ये, किसी एक स्पेशल के लिए लिए कि a1 के लिए या a2 के लिए हो। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ a1 रखते हो, n की जगह a1 की वैल्यू क्या आएगी, a इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि n की जगह 1, c1 प्लस a, तो a1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, c1 प्लस a, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो c2 इज इक्वल टू a2 माइनस a, तो a इधर प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, c2 प्लस a, सो ऑन लास्ट तक लिखते जाएंगे तो an की वैल्यू क्या आएगी, सी एन प्लस ए, यानी कि nth टर्म तक हम लिख देते हैं इसको।
और अपोन में क्या है, वो तो n ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब bn को ध्यान से देखिए, ये bn है, ये जो a है कितनी बार आया है, 1 2 सो ऑन n टाइम्स, यानी कि हम इस a को अलग लिख लेते हैं, a प्लस a सो ऑन, ये n टाइम्स आया है भी, ठीक है ना, इसको अलग लिख लेते हैं, प्लस अब C1 C2 C3 सो ऑन Cn तक रह गया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन लास्ट है Cn, ठीक है ना। हम इसके डिवाइड में n अलग से लगा देते हैं, इसके डिवाइड में n अलग से लगा देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लिया ना। तो यहाँ से bn इक्वल टू a को आप अगर n टाइम्स आप ऐड करते हैं, दिस मीन्स रिजल्ट आपको क्या मिलता है, a इंटू n और बाय में n, यानी कि n टाइम्स ऑफ a, प्लस अब यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन Cn अपॉन n हो गया। अब n से n कैंसिल आउट करोगे, ये क्या बचा a, तो जो bn की वैल्यू आएगी भी वो आएगी a प्लस C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन, ज़्यादा नहीं लिखते, Cn अपॉन n। ये किसकी वैल्यू आई, bn की, लेकिन हमने प्रूव करना है कि जो bn है वो a की तरफ कन्वर्ट करेगा। अब नेक्स्ट में अगर हम इन दोनों साइड इसको लिमिट ले लेते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड हम ले लेते हैं लिमिट। अगर हम लिमिट लेंगे यहाँ, तो लेफ्ट साइड में बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn, राइट साइड में a क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है अभी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लेकिन n इसमें है ही नहीं, रखने के लिए जगह ही नहीं है, दिस मीन्स इस पे तो लिमिट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो दिस मीन्स a एज इट इज, प्लस यहाँ लिमिट लग सकती है क्योंकि यहाँ n है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस सो ऑन Cn अपॉन n भी, क्लियर। अब ध्यान से समझिए इस चीज को कि जो bn है वो कन्वर्ज a को कब करेगी, bn है a को कन्वर्ज कब करेगी, जब ये जो राइट में लिखा है a के राइट में सारा क्या हो जाए, ये जीरो को कन्वर्ज करे, यानी कि अगर ये सीक्वेंस है जो ये जो मैंने लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर ये जीरो को कन्वर्ज करती है, दिस मीन्स bn a को कन्वर्ज करिए, ये क्या हो जाएगा, प्रूव। तो यहां हम क्या लिखेंगे, नाउ ये जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn अप्रोचेस टू a, यानी कि a को कन्वर्ज करेगी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ, ये कब पॉसिबल होगा कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जो C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन जो Cn की वैल्यू है अपॉन n की वैल्यू है, अगर ये हो जाए जीरो, ठीक है ना। अगर ये जीरो हो गया, दिस मीन्स हमारा काम हो गया, यानी कि bn a को कन्वर्ज करेगी। तो अब मेन मुद्दा यहाँ पे है भी, अब हमने यहाँ पे फोकस करना है, हमने इसको जीरो कर देना है, इस वैल्यू को। अगर इस वैल्यू को हम जीरो कर पाए, दिस मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो इसको जीरो करने के लिए अगर ये सीक्वेंस ये जो भी है, अगर ये जीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ, वी हैव टू प्रूव दैट ये जीरो को कब कन्वर्ज करेगी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन Cn अपॉन n माइनस जीरो का जो मोड है, अगर वो लेस देन आ जाए एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, ठीक है। अगर ये हम प्रूव कर दे, दिस मीन्स ये जीरो कन्वर्ज कर रही है, लिमिट की डेफिनेशन ही तो है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं, दिस मीन्स हमारा काम हो गया अभी, ठीक है ना, m के लिए। तो अब यहाँ से देखिए, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ये आप लिख सकते हो यहाँ, वेयर जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्लियर। अब यहाँ से देखिए, जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी, Cn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, तो हम यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जो Cn है वो जीरो को कन्वर्ज कर रही है भी, सिंस जो Cn है कन्वर्जेस टू जीरो, Cn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है,
देन Cn इज ऑल्सो बाउंडेड। तो Cn क्या है, बाउंडेड भी होगी भी, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो वो बाउंडेड होती है, ये हमें पता है। अगर Cn बाउंडेड है देन स्मॉल के लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो Cn, और यहाँ लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो कैपिटल के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जरूर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा अगर Cn क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अब ये नीचे वाला तो हमारा किसी काम का नहीं, हमने फोकस करना है इस पे। तो हम यहाँ से रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि जो Cn का मोड होगा वो लेस देन इक्वल टू k होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब Cn का जो मोड है लेस देन इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमने ले लिया। जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अब प्रूव हमें ये करना है, रिजल्ट हम ये यूज करेंगे, रिजल्ट हम ये वाला यूज करेंगे। क्लियर, और यहां से अगर Cn अप्रोचेस टू 0 है तो एक रिजल्ट और मैं ये यहां से ये लिख सकता हूं कि जो Cn का मोड Cn माइनस 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। अब यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया है उसका भी रीज़न है। हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, इसको कई बार हम एप्सिलॉन भी ले लेते हैं, एप्सिलॉन बाय 2 भी ले लेते हैं, एप्सिलॉन बाय 3 भी ले लेते हैं। इसका रीज़न अभी आगे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि Cn किसको कन्वर्ट कर रही है, 0 को। तो Cn माइनस 0 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहां पे ये जो एप्सिलॉन है वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये दोनों रिजल्ट आपने याद रखने हैं भी। क्लियर, उसके बाद अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, तो इस वजह से मैंने ये लिख दिया। अब इसको प्रूव करना है लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से इसी को लेके चलते हैं, C1 प्लस C2 सो ऑन Cn अपॉन n, ये मोड के अंदर है। ये जो मोड है ये लेस देन होगा, लेस देन होगा किससे, अगर हम अलग अलग मोड ले। अलग अलग मोड का मीनिंग क्या है, इसको समझिए कि C1 प्लस C2 सो ऑन, मैं इसकी पहली m टर्म पहले ले लेता हूँ और डिवाइड में n, क्योंकि n तो एक जस्ट क्या नेचुरल नंबर है, इसका मोड करोगे वही आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस यानी कि इसको दो टुकड़े में हमने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से Cm प्लस 1 प्लस Cm प्लस 2 सो ऑन Cn का मोड अपॉन n। तो ऐसा हम लिख सकते हैं भी, क्योंकि एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है। अगर आपको पता हो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है, कि मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कि a प्लस बी का मोड है जो वो लेस देन इक्वल टू रहेगा, या लेस देन आप बोल सकते हो, इक्वल टू भी आ जाता है यहाँ, a और b के मोड, यानी कि अगर हम अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th के अंदर आई थी, यानी कि दो अलग अलग फॉर्म में हमने तोड़ लिए हैं। तो ये लेस देन का यहाँ पे क्या आ गया, सिंबल आ गया। तो ये हो गया भी हमारा काम, यानी कि जो टोटल n टर्म्स थी, जैसे इसको ये भी समझे 1 2 3 4 सो ऑन लास्ट में n टर्म है। मान लिया बीच में ये mth टर्म है, तो पहली m तो हमने पहले ले ली और m के बाद वाली बाद में ले ली, यानी कि m प्लस 1 m प्लस 2 सो ऑन n तक, यानी कि इसको दो पार्ट में हमने तोड़ लिया है। तो इसको अपने ध्यान से समझना है भी ऐसा क्यों लिखा गया है। अब देखो इसको हमने, देखो -0 है, मोड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 0 का, तो अगर हम इस 0 को हटा भी दें तो C1 से लेके Cn तक का प्लस अपॉन n का मोड हम लेस देन क्या चाहिए, एप्सिलॉन। अब लेस देन एप्सिलॉन चाहिए तो उसके लिए हमें दो रिजल्ट और प्रूव करने पड़ेंगे। दो रिजल्ट क्या, कि यहाँ से दिस इंप्लाइज कि जो C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन Cm का मोड अपॉन n है, इसको हमने साबित कर देना है एप्सिलॉन बाय 2 से। एंड ये जो Cm प्लस 1 है प्लस
Cm+2 है प्लस लास्ट में Cn अपॉन n का जो मोड है इसको भी हमने साबित कर देना है लेस देन ε/2 से। अगर हम ऐसा साबित कर पाते हैं तो दिस मीन्स हमारा काम हो गया, है कि नहीं। तो ऐसा साबित करने के लिए इन रिजल्ट्स को हम अलग अलग प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ये हमने प्रूव करना है अभी। अगर ε/2 से लेस देन हो गई है तो यहाँ भी ε/2 यहाँ भी ε/2, दोनों को ऐड करोगे क्या बन जाएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा भाई। तो हमें प्रूव करना है कि नहीं। ये जस्ट मैंने वैसे लिखा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से ये प्रूव करने, तो इसके लिए मैं ये फर्स्ट केस उठा लेता हूँ, ये वाला फर्स्ट केस सोल्व करते हैं जो ये वाला है, n तक की टर्म है जिसमें। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि C1 इनका जो C1 + C2 सो ऑन Cm है, इस पूरे का जो मोड है अपॉन n, इसको मैं लेस देन लिख सकता हूँ किससे, अगर हम इसका अलग अलग मोड ले लेते हैं तो C1 का मोड प्लस C2 का मोड सो ऑन, इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, और लास्ट में Cm का मोड अपॉन n से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने अलग अलग मोड ले लिया। अब उसके बाद भी Cn का मोड लेस देन के हैं हर एक n के लिए, ये अभी हमने लिखा था यहाँ, तो इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं। तो C1 का मोड की जगह हम k लिख सकते हैं, तो k प्लस आगे k प्लस k सो ऑन कितनी बार आएगा भी, m टाइम्स है, m टर्म है तो m टाइम्स आएगा, तो यहाँ से आया m टाइम्स k आ गया अपॉन n। क्लियर। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं C1 + C2 प्लस सो ऑन Cm का मोड अपॉन n है, जो ये लेस देन होगा k टाइम्स m है तो Km अपॉन n से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं भी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। इफ़ अगर Km/n है जो लेस देन है ε/2 से, अगर ये वैल्यू लेस देन है ε/2 से जो हमने प्रूव करनी है, देन ये जो वैल्यू है C1 + C2 सो ऑन प्लस Cm अपॉन n, ये भी क्या होगी, लेस देन ε/2 होगी। अगर Km अपॉन n की वैल्यू ε/2 से छोटी है, क्योंकि अगर यहाँ लेस देन एप्सिलॉन लगा देंगे तो दिस मीन्स ये भी तो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी, है कि नहीं। उसके बाद टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, इफ ये n अपॉन Km रेसिप्रोकल लिया तो इनक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा, ये हो गया 2/ε, देन ये सेम रिजल्ट आपने लिखना है, ऐसा होगा। उसके बाद Km को उस साइड लेके जाओ, इफ n की वैल्यू ग्रेटर हो जाए 2, इधर 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा Km अपॉन एप्सिलॉन, देन ये वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन ε/2। तो इस रिजल्ट को अब आपने ध्यान रखना है भी n की इस वैल्यू के लिए जो हमारा ये रिजल्ट है वो ε/2 से छोटा रहेगा। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना भी। ये फर्स्ट केस हो गया, क्योंकि जगह कम है तो बार बार साफ करनी पड़ेगी ना, तो ये काम हो गया। उसके बाद इसको हमने साबित करना है कि ये भी लेस देन ε/2 होगा। अब इसको हमने लेस देन ε/2 साबित कर दिया है इस कंडीशन को, लेकिन वो कब, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन है 2Km अपॉन एप्सिलॉन से, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्लियर। तो अब मैं यहाँ ऊपर से इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से, क्लियर, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना भी आप इसको, क्योंकि जो चीज़ एक बार रफ हो गई है मुझे वो दोबारा नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप देख सकते हो वीडियो को रिवाइंड करके। अब हमने ये सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करना है भी। सेकंड वाला रिजल्ट देखिए, Cm+1 प्लस Cm+2 प्लस सो ऑन Cn अपॉन n, इसका मोड है। मैं इसको लेस देन लिख सकता हूँ किससे, अगर इनका अलग अलग मोड ले लिया जाए। तो मैं मोड ले लेता हूँ भी, Cm+1 का मोड प्लस Cm+2 का मोड सो ऑन, ज़्यादा नहीं लिखते, Cn का मोड अपॉन n से, बात तो एक ही है। अब इनका मोड हमने ले लिया।
अब लेकिन अभी हमने क्या लिखा था अभी, जो Cn माइनस जीरो का मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि जहाँ n की वैल्यू है m से बड़ी है। अब देखो यहाँ तो m तक था, m या m से छोटी वैल्यू थी n की, यानी कि 1 2 3 सोन n तक जा रहा था। अगर m से बड़ी वैल्यू हो, यानी कि m+1 हो, m+2 हो, सोन n हो, तो उनके लिए हमने क्या लिया है कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। तो इसका जो सिंपल सा अर्थ है वो क्या है कि अगर Cm+1 रखते हो आप यहाँ, Cm+1 का मोड वो भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। Cm+2 का मोड रखते हो वो भी क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2। इस तरीके से इसका मीनिंग आप समझे। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस मोड को लिख सकता हूँ मैं एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 सोन कितने टाइम से भी है, ये चीज़ ध्यान रखना। टोटल टर्म्स हमारी n थी, n में से हमने पहले वाली m डिलीट कर दी, यानी कि फर्स्ट केस हो गया। तो m के बाद वाली सारी बची, यानी कि टोटल n में से हमने m माइनस कर देना है। तो ये कितना आया, n माइनस m टाइम्स, क्लियर। अपॉन में क्या है, n। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एप्सिलॉन बाई 2 n माइनस m और अपॉन n, ये साइन है लेस देन का, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ये वैल्यू है जो लेस देन एप्सिलॉन कब रहेगी, लेस देन एप्सिलॉन कब रहेगी, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगी व्हेन, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, ये जो n माइनस m बाय n है, ये लेस देन होगा 1 से, 1 से छोटा होगा। इसको ऐसे समझे, 1 से छोटा कैसे होगा। अगर इसको आपने दूसरे तरीके से समझना है तो मैं यहाँ से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एप्सिलॉन बाई 2 इंटू n डिवाइड में n एप्सिलॉन बाई 2 बचा, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की m के साथ मल्टीप्लाई है तो m एप्सिलॉन और बाय में 2n बचा। अब देखो ये वैल्यू तो हमेशा एप्सिलॉन बाई 2 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है अभी। m एप्सिलॉन बाई 2n फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि m की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ना हो कि नेगेटिव हो। अब नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म कभी भी आप नेगेटिव नहीं ले सकते कि इसकी -3 टर्म लिखो, है कि नहीं। तो यानी कि ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि ये जो रिजल्ट हमने लिखा है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा एप्सिलॉन, ठीक है ना, फॉर m ग्रेटर देन 0 के लिए, क्लियर। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ भी एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, अलग अलग हमने डिवाइड कर लिया। तो ये कंप्लीट रिजल्ट भी क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो गया अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी है तो, ठीक है ना। तो अब हम मान लेते हैं लेट कि कोई कैपिटल P है बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं सच दैट कि ये पॉजिटिव इंटीजर क्या किस तरीके से लिया है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, एक तो ये m की और एक ये n ग्रेटर देन किससे आया था 2km अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि इनसे बनने वाले सेट की मैक्सिमम वैल्यू है p, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी p होगी। तो अब नीचे से फिर रफ कर देते हैं क्योंकि भी जगह की शॉर्टेज है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो जो हमारा स्टार्टिंग का रिजल्ट था C1 C2 सो ऑन Cn का मोड अपॉन n, या कंप्लीट का मोड ले सकते हो क्योंकि n का मोड तो n ही आएगा, ये लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दिखा दिया, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दिखा दिया, लेकिन किसके लिए दिखाया है, फॉर ऑल p, या सॉरी n लिखना पड़ेगा ना क्योंकि n है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल P, ठीक है ना, क्योंकि ये कैपिटल P इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है, इनसे भी बड़ा हमने लिया है। तो ये रिजल्ट एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल P, कैपिटल P इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है। तो उसके बाद अब इनको ऐड कर देते हैं, तो C1 प्लस C2 सो ऑन Cn का मोड बाय n, ये क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू P। और हमने क्या साबित करना था अभी, यही तो साबित करना था। अब अगर इसके मोड को मैं यहाँ से अगर मैं ये लिख दूँ कि थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं,
-0 और लेस देन एप्सिलॉन। क्या किसी वैल्यू में से अगर आप 0 माइनस करते हो तो क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। और ये जो रिजल्ट है, इसको भी हटा देता हूं मैं, ये रिजल्ट हमें क्या बताता है? इस रिजल्ट का जो मीनिंग है वो क्या है? इसका मीनिंग है कि लिमिट अगर n टाइम्स टू इनफाइनाइट जाती है C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन Cn अपॉन n है, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा? 0 को। अगर ये 0 को कन्वर्ज करता है, इसका अर्थ जो अभी हमने पीछे इक्वेशन लिखी थी, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, कि जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, जो bn है, वो किसको कन्वर्ज करेगा? a को। तो दिस इंप्लाइज ये हमारा रिजल्ट हो गया ट्रू। एक्चुअल में ऐसा है, क्योंकि उस रिजल्ट में क्या आया था? a प्लस और इसकी लिमिट आई थी, और ये लिमिट हमने किसको कन्वर्ज करवा दी? 0 को। तो ये क्या होगी? नल सीक्वेंस, क्योंकि 0 को कन्वर्ज कर रही है। तो दिस मीन्स हमारा रिजल्ट क्या हो गया? प्रूव हो गया भाई। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा प्रूव। बड़े सिंपल वर्ड्स में हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर? तो ये थी कोची की जो फर्स्ट थ्योरम है लिमिट्स में, उसका प्रूफ। काफ़ी सिंपल सी इक्वेशन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझते रहना है। भी हर एक स्टेप अच्छी तरीके से समझना है, डीपली उसको जितना टॉपिक को फील करके चलोगे उतना मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट भी बनेगा और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर सिंपल आप बुक में से देख के उसको एज इट इज उतार देते हो एग्जाम में भी हम तो याद ही कर लेंगे, तो वो एक मैथमेटिक्स पढ़ने का सही तरीका नहीं है। वहाँ से आपके मार्क्स आ सकते हैं भी, लेकिन नॉलेज नहीं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ जाती। अब आपको यहाँ से ये एप्सिलॉन बाय 2 का रीज़न भी पता लग गया होगा कि मैंने वहाँ एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिखा। क्योंकि ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखो कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन बाय 2 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, एप्सिलॉन बाय 3 ग्रेटर देन 0 होगा, एप्सिलॉन बाय 4 ग्रेटर देन 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम ये रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं भी। अब 2 ही यहाँ से फैक्टर बन रहे थे, इसके 2 टुकड़े बन रहे थे, तो 2 टुकड़ों के लिए मुझे चाहिए था एप्सिलॉन बाय 2 ताकि ऐड होके मैं इसको एप्सिलॉन दिखा सकूँ। अगर यहाँ इसके 3 पार्ट बन जाते तो मैं हर केस में एप्सिलॉन बाय 3 लेता कि लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है ना? तो इस तरीके से तो हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये वैल्यू हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि एक्चुअल में एप्सिलॉन 0 से बड़ी हम क्या वैल्यू लें। आप 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं, 0.3 भी ले सकते हैं, सो ऑन आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं भी। तो ये थी भी आपकी कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर एक बार से आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो रिवाइंड करके आप दोबारा से देख सकते हैं, और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को 3-4 बार पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। क्योंकि मुश्किल तब तक है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ। तो बाय बाय।